हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। चलिए इस वीडियो में बच्चों हम लेके आए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, इससे पहले हम वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर बच्चों इससे पहले वाले टॉपिक में, इससे प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। सिंपल वाला टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेस पर हम मैग्नेटिक मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ऑल द सब्सटेंसेज आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सभी पदार्थों को 3 भागों में बांटा है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। पहला पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, दूसरा होता है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस और थर्ड है कौन से वाले, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बच्चों। ठीक है ना, कौन से, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। चलिएगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं, जिन सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देने पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फीबली मैग्नेटाइज्ड हो जाएं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, मेन पॉइंट ये है बच्चों। आपने पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। मैं पैरामैग्नेटिक की बात कर रहा हूं। वे सब्सटेंस जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। अनपेयर्ड का मतलब समझते हैं ना, यस। दीज सब्सटेंसेज when placed in external magnetic field acquires feebly magnetized in the direction of external magnetic field। जिन पदार्थों को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देने पर, यह कोई सब्सटेंस है और इस सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, किसमें रख दिया है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, और वे पदार्थ जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही क्या हो जाएं, फीबली मैग्नेटाइज्ड हो जाएं। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही क्या हो, फीबली मैग्नेटाइज्ड, उन सब्सटेंस को बोलते हैं बच्चों कौन से, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। नोट कर लो आप इसे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, द सब्सटेंसेस व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्वायर्स फीबली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जिन सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देने पर वे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फीबली मैग्नेटाइज्ड हो जाएं। जैसे इस सब्सटेंस को हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M जो देख रहे हैं वो B की डायरेक्शन में ही जनरेट हो गया। ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जिनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देने पर वे सब्सटेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फीबली मैग्नेटाइज्ड हो जाएं, उन सब्सटेंस को बोलते हैं हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। आपकी भाषा में बोलूं तो, केमिस्ट्री की भाषा में बोलें तो, जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो मेरे बच्चे। कैसे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, वे सभी इलेक्ट्रॉन, वे सभी सब्सटेंस जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड हो, जिन एटम्स और इनके मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड हो, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनके एटम्स में हो, डेफिनेटली वे सभी सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक मटेरियल कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम है, सोडियम, प्लेटिनियम, मैग्नीज, CuCl2, FeCl3, ऑक्सीजन बच्चों एक्सेप्शन केसेस में, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बच्चों 8 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, लेकिन इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्रोमियम, क्राउन ग्लास, ये एग्जाम्पल है किसके, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के। पैरामैग्नेटिक रॉड सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लेना। पैरामैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, तो उस पैरामैग्नेटिक मटेरियल की रॉड मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, उसकी एक्सिस। पैरामैग्नेटिक मटेरियल
को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे अगर हम, तो उस मटेरियल की जो एक्सिस है, उस रॉड की जो एक्सिस है, एक साउथ और एक नॉर्थ बनेगा, एम बी की डायरेक्शन में होगा, मतलब इसकी एक्सिस जो होगी, ये जो एक्सिस है ना, इस मटेरियल की जो एक्सिस है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगी। कब? जब पैरामैग्नेटिक मटेरियल को यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की रॉड की एक्सिस बी के पैरेलल हो जाएगी। ये पॉइंट नोट कर लें आप। डायामैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं मेरे बच्चे? जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों। कैसे इलेक्ट्रॉन्स हों? पेयर्ड। These materials get magnetized in a direction opposite to that of the magnetic field. जिन सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देने पर, इन सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फीबली मैग्नेटाइज्ड हो। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देने पर ये सब्सटेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फीबली मैग्नेटाइज्ड हो, वो डायामैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं। कौन से मटेरियल कहलाते हैं? डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। दीज मटेरियल्स गेट मैग्नेटाइज्ड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे एग्जाम्पल बिस्मथ है, जिंक, कॉपर, एजी, गोल्ड, डायमंड, NaCl, H2O, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, मैग्नीज एटम, वे सब्सटेंस और मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इवन हो, और नहीं इवन हो, जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो डायामैग्नेटिक मटेरियल हैं, और जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पैरा मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। इन सब्सटेंस डायामैग्नेटिक मटेरियल की रॉड को अगर हम एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो इन मटेरियल की जो एक्सिस है मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। इन सब्सटेंस को, ये कोई डायामैग्नेटिक मटेरियल की रॉड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है इसको, तो इसका ये पोल बनेगा साउथ, ये बनेगा नॉर्थ। इसका डायपोल मूवमेंट जो होगा इस बी के अपोजिट होगा, और इसकी जो एक्सिस होगी, ये एक्सिस है इस डायामैग्नेटिक मटेरियल की, डायामैग्नेटिक मटेरियल की जो एक्सिस है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देने पर इसकी एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। यही लिखा है, डायामैग्नेटिक रॉड सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बिकम परपेंडिकुलर टू द फील्ड। मैं बात कर रहा हूं, फिर से समझो बच्चों। पैरामैग्नेटिक उनको बोलते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, डायामैग्नेटिक मटेरियल उनको बोलते हैं जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देने पर फील्ड की डायरेक्शन में ही फीबली मैग्नेटाइज्ड हो, पैरामैग्नेटिक हैं। डायामैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने से फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फीबली मैग्नेटाइज्ड हो, डायामैग्नेटिक मटेरियल है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल की रॉड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंडेड करा देने पर पैरामैग्नेटिक मटेरियल की रॉड की एक्सिस पैरेलल होगी मैग्नेटिक फील्ड के, जबकि डायामैग्नेटिक मटेरियल की रॉड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंडेड करा देने से डायामैग्नेटिक रॉड की एक्सिस फील्ड के क्या होगी? परपेंडिकुलर। थर्ड में तीसरे मटेरियल कौन से है बेटे? पहला मैंने बताया था पैरामैग्नेटिक, सेकंड बताया है डायामैग्नेटिक। नंबर डाल दें इस पर, सेकंड डालना चाहें तो सेकंड डायामैग्नेटिक मटेरियल, थर्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और पैरामैग्नेटिक मटेरियल दोनों की प्रॉपर्टी नियर लगभग क्या है बेटा? सेम है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पैरामैग्नेटिक के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। इसीलिए बोला जाता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की इनर सब सेल कैसी होती है? पार्शियली फील्ड। इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स इनर सब सेल पार्शियली फील्ड। नोट कर लें आप इसको। इसका मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं
उनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या पैरामैग्नेटिक मटेरियल के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। इसका मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के एटम की इनर सबसेल कैसी होती है? पार्शियली फिल्ड। इसका मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है बच्चों। इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इनर सबसेल पार्शियली फिल्ड, अंडरलाइन करो और नोट करो इसे। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड और स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होते हैं, जबकि पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फीबली मैग्नेटाइज्ड होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम्पल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की आयरन, निकेल, कोबाल्ट, Fe3O4 मैग्नेटाइट बोलते हैं, नेचुरल मैग्नेट बोलते हैं इसे, जो माइंस से मिलता है ना, जिसको काला पत्थर बोला जाता है, ठीक है ना, प्राकृतिक चुंबक, नेचुरल मैग्नेट है ये, इसको मैग्नेटाइट Fe3O4 ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के एग्जाम्पल हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, ए सेंसिटिव मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट, सेंसिटिव मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट कैन बी शील्डेड very effectively from outside field by placing it inside a box of soft iron of high permeability। कोई इंस्ट्रूमेंट जिसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना है, बचा के रखना है उसे, तो उसे क्या करते हैं हम? एक सॉफ्ट आयरन कोर के बॉक्स के अंदर बंद करके रख देते हैं उसे, क्योंकि सॉफ्ट आयरन की परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, जिससे जिस इंस्ट्रूमेंट को ए सेंसिटिव मैग्नेटिक इंस्ट्रूमेंट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट आता है, उस इंस्ट्रूमेंट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए, उसे बचाने के लिए, उस इंस्ट्रूमेंट को एक सॉफ्ट आयरन, क्या बेटा, सॉफ्ट आयरन के बॉक्स के अंदर बंद करके रख देते हैं, क्योंकि सॉफ्ट आयरन की परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, जिससे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस बॉक्स के अंदर होकर के पास होंगी, बॉक्स के कवर में होकर के पास होंगी, उसके अंदर रखा इंस्ट्रूमेंट उससे क्या होगा? 100% क्या रहेगा? प्रोटेक्ट रहेगा। प्रोटेक्ट का मतलब उस इंस्ट्रूमेंट पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बच्चों क्या बेटा? इसे बोलते हैं मैग्नेटिक शील्डिंग। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक शील्डिंग। ए सेंसिटिव magnetic instrument can be shielded very effectively from outside field by placing it inside a box of soft iron of a high permeability। ये पॉइंट याद रखना, काम की चीज है, ये पहले भी पढ़ चुके हैं आप, ठीक है ना बेटे? मैग्नेटिक शील्डिंग बोला जाता है इसको। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए उस इंस्ट्रूमेंट को एक आयरन कवर के अंदर बंद करके रखते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस आयरन का जो बॉक्स है उसके कवर में होकर के पास हो जाएंगे, उसके अंदर एंटर नहीं करेंगे, जिससे उस इंस्ट्रूमेंट पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कोई इफेक्ट नहीं आता। इसे बोलते हैं मैग्नेटिक शील्डिंग। सेकंड पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, इसको अंडरलाइन कर लिया जाए। ऑल मैग्नेटिक मटेरियल shows diamagnetism, that is diamagnetism is a universal property। ये बच्चों अंडरलाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ऑल मैग्नेटिक मटेरियल्स इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इस बात को भी लिख देना, ऑल मैग्नेटिक मटेरियल्स इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल, यहां पर एक लाइन ऐड कर देना, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड शोज डायामैग्नेटिज्म। डायामैग्नेटिज्म का मतलब होता है वे मटेरियल जिनका नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो, ऐसे मटेरियल को क्या बेटा? डायामैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। इस प्रॉपर्टी को डायामैग्नेटिज्म कहा जाता है। ऑल द मैग्नेटिक मटेरियल्स इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड शोज डायामैग्नेटिज्म। That is diamagnetism is a universal property। क्योंकि कोई भी सब्सटेंस हो, जब उनको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखते
तो उसका नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है, जैसा कि डायामैग्नेटिक मटेरियल का होता है। डायामैग्नेटिज्म उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं जिसमें किसी सब्सटेंस का नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में 0 हो, डायामैग्नेटिज्म बोलते हैं। इसलिए ऑल द सब्सटेंसेस और मैग्नेटिक मटेरियल शोज डायामैग्नेटिज्म, दैट इज डायामैग्नेटिज्म इज ए यूनिवर्सल प्रॉपर्टी। मैं बात कर रहा हूं मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक मटेरियल्स की मॉलिक्यूलर थ्योरी बोल रहा हूं, बता रहा हूं बच्चों, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक। ये अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड का अगर एग्जाम देंगे आप, ठीक है ना, तो आप इस पॉइंट को अंडरलाइन कर लो बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म और एक्सप्लेनेशन बोल रहा हूं मैं, मॉलिक्यूलर थ्योरी बता रहे हैं हम किसकी, मैग्नेटिज्म की। कौन सा मैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक मटेरियल और डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटाइज्ड होने की थ्योरी, क्या बेटा, मॉलिक्यूलर थ्योरी। इन ईच एटम्स इलेक्ट्रॉन मूव इन टू वे, हर एक सब्सटेंस के अंदर, हर एक सब्सटेंस के एटम्स में इलेक्ट्रॉन 2 तरह से मोशन करते हैं बच्चों। इन ईच एटम्स इलेक्ट्रॉन्स मूव इन टू वे, एक तो ऑर्बिटल मोशन, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन ऑर्बिट, इट इज कॉल्ड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम में इलेक्ट्रॉन एक तो मोशन करता है, ऑर्बिट में घूमता है, ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, इस मोशन को बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन। और इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन के चलने से इसमें करंट कंडक्ट करेगी। जैसे इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो इसमें करंट इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट चलेगी ना, ऐसे करंट चलेगी क्लॉकवाइज। तो इस ऑर्बिट का एक प्लेन तो साउथ पोल की तरह और एक प्लेन नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, दैट इज दिस ऑर्बिट बिहेव एज ए करंट कैरिंग कॉइल। और उस कॉइल के अंदर 2 पोल होते हैं, एक तो साउथ और एक नॉर्थ, क्योंकि क्लॉकवाइज करंट है, इलेक्ट्रॉन के चलने के अपोजिट करंट होगी। इलेक्ट्रॉन जिधर चल रहा है करंट उसके अपोजिट होगी। और यहां पर करंट किस तरह से इंडिकेट करेंगे, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करंट ऊपर से देखने पर तो ऊपर वाला पोल साउथ और नीचे वाला पोल नॉर्थ। तो इस इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन के कारण इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है वह ऑर्बिट एक करंट कैरिंग कॉइल की तरह बिहेव करेगी। तो इस ऑर्बिट का एक प्लेन तो साउथ पोल और एक पोल नॉर्थ पोल। इसका ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन के कारण ये जो ऑर्बिट है एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगी, और इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन के कारण इसका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटा आपने क्या लिखा है, एमओ, ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है ना। दूसरी मोशन कौन सी है मेरे बच्चे, दूसरी मोशन इलेक्ट्रॉन की होती है स्पिन मोशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एटम में, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के साथ साथ अपनी एक्सिस के अबाउट भी क्या करता है, वो स्पिन भी करता है। जैसे स्पिन मोशन को हमने यहां दिखा दिया है। तो ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के अबाउट ऐसे स्पिन करेगा बच्चों, अपनी एक्सिस के अबाउट, तो इस एक्सिस के अबाउट भी एक करंट लूप बन जाएगा, और उस करंट लूप के भी 2 पोल होंगे, एक तो साउथ और एक नॉर्थ। तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन के कारण इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंट एमएस, स्पिन मोशन, इलेक्ट्रॉन रोटेट्स अबाउट its own axis, it is called spin motion of electron. So due to spin motion of electron, spin magnetic moment क्या होगा इलेक्ट्रॉन का, ms, spin magnetic moment of atom. In these 2 types of motion, due to these orbital motion and spin motion, इलेक्ट्रॉन की इन्हीं 2 प्रकार की जो मोशन है, एक तो ऑर्बिटल और एक स्पिन मोशन की वजह से हर एक सब्सटेंस का हर एक एटम एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम कर रहा है। देखो, एक साउथ है एक नॉर्थ, एक साउथ एक नॉर्थ, यही लिखा है मेरे बच्चे। ड्यू टू दिस ऑर्बिटल, ऑर्बिटल मोशन
एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ईच एटम्स बिहेव एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। इलेक्ट्रॉन की इन्हीं दो तरह की मोशन, कौन सी, ऑर्बिटल और स्पिन मोशन की वजह से हर एक सब्सटेंस का हर एक एटम एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, और उस मैग्नेटिक डाइपोल को हम एटॉमिक डाइपोल कहते हैं बच्चों। ड्यू टू दीज ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ईच इलेक्ट्रॉन बिहेव एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। इलेक्ट्रॉन की इन्हीं दो प्रकार की जो मोशन है, कौन सी, एक तो ऑर्बिटल मोशन और एक स्पिन मोशन के कारण हर एक सब्सटेंस का हर एक एटम एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। उसको मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा, लेकिन उसको मैग्नेटिक डाइपोल न बोलकर हम एटॉमिक डाइपोल बोलते हैं बच्चों। बट मैग्नेटिज्म ऑफ एन एटम इज मेनली प्रोड्यूस्ड ड्यू टू स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटम में मैग्नेटिज्म जो प्रोड्यूस होता है वो मेनली इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन के कारण होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटा से बहुत बड़ा होता है। स्पिन मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन के कारण जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटा होता है वो बहुत ज्यादा होता है, किससे, ऑर्बिटल मोशन के कारण ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटा से। इसी वजह से हर एक सब्सटेंस का हर एक एटम जो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, एक एटॉमिक डाइपोल की तरह जब बिहेव करता है, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, जिसको एटॉमिक डाइपोल बोलते हैं, उस एटम का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मेनली इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन के कारण माना जाता है। ऑर्बिटल के बजाय स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट बहुत ज्यादा होने के कारण एटम का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मेनली किसकी वजह से माना जाता है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन के कारण। अब डायामैग्नेटिक मटेरियल और पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं, और इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देने से ये मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फीबली मैग्नेटाइज्ड होते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, इवन होंगे। इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इवन। इवन का मतलब दो दो के पेयर बनेंगे बच्चों, जैसे 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं उनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कैसे होंगे, इवन होंगे। इसीलिए लिखा है इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इवन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब इवन होंगे इनमें बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन होने का सेंस क्या है, जैसे हमने कहा ये डायामैग्नेटिक मटेरियल का, ये तो बच्चों न्यूक्लियस, ये इसकी ऑर्बिट। मैंने मान लिया किसी डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मान लो हमने दो दो के, हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें 4 मान लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन की बात कर रहा हूं। तो हर एक 2 इलेक्ट्रॉन की स्पिन की डायरेक्शन, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये। एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज स्पिन करता है मेरे बच्चे, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉक स्पिन करेगा। इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, भाई स्पिन की डायरेक्शन इक्वल और अपोजिट होती है, क्योंकि जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। एक का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मान लो स्पिन के कारण इस डायरेक्शन में है, दूसरे का इस डायरेक्शन में है, मान जाओ इक्वल और अपोजिट। एक इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में, दूसरा इलेक्ट्रॉन, एक का स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट दूसरे के स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट के इक्वल और अपोजिट होगा, क्योंकि जो डायामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनके सब्सटेंस के एटम्स और मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, इवन होंगे। इवन इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दो दो के पेयर बनेंगे ना। ईच 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव इक्वल एंड अपोजिट स्पिन मोशन, एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट स्पिन मोशन होगी। नोट करते जाना बच्चों। Hence the spin movement or spin magnetic movement of one electron is cancel out to the other। एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन के कारण स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट से क्या हो जाएगा, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा।
इसका मैग्नेटिक मोमेंट इसके मैग्नेटिक मोमेंट से कैंसिल हुआ, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इसके मैग्नेटिक मोमेंट से कैंसिल हुआ। क्लियर है, एक दूसरे से क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हुआ इसका, नेट मैग्नेटिक मोमेंट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। 10 नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज ऑलमोस्ट 0, नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। सो डायामैग्नेटिज्म इज ए यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल सब्सटेंसेस। ये बात क्लियर हो गई। इसी वजह से हम कहते हैं कि हर एक सब्सटेंस क्या बेटा, डायामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी शो करता है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। नाउ व्हेन दीज सब्सटेंसेस आर केप्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब इन सब्सटेंस को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे बच्चों, ध्यान दीजिए मेरी बात पर, जब इन सब्सटेंस को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन की स्पीड एक्सेलरेट होगी तो दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पीड रिटार्ड होगी बच्चों। एक की स्पीड तो बढ़ जाएगी और दूसरे की स्पीड घट जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब हम इसको रखेंगे, इन सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमने रख दिया, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं इनकी स्पिन की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये चार्ज पार्टिकल पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा और वो मैग्नेटिक फोर्स एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन को तो सपोर्ट करेगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन का क्या करेगा, अपोज करेगा, जिसकी वजह से इन दोनों इलेक्ट्रॉनों में से जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन तो एक्सेलरेट होगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिटार्ड होगा। और ऐसा देखा गया है कि जिन सब्सटेंस के एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन होते हैं वे सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फीबली मैग्नेटाइज्ड होते हैं। ये बात हमने लिखी है यहां। नाउ व्हेन दीज सब्सटेंसेस आर केप्ट in external magnetic field, then spin motion of one electron is accelerated and spin motion of other electron is retarded. Hence an induced magnetic dipole moment M is produced in the atom. This net induced magnetic moment in opposite to the direction of external magnetic field. Hence diamagnetic substance are feebly repelled by a magnet, जैसा कि आपने फिगर में दिखा दिया है। इसीलिए डायमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने से ये मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाती है, फीबली मैग्नेटाइज हो जाती है। क्वेश्चन प्रॉब्लम है, फिर से मैं बोल रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरे मटेरियल कौन से हैं मेरे बच्चे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, इन सब्सटेंस के एटम्स और मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड होते हैं। ऑड होने का मतलब जैसे 5 हैं तो 4 इलेक्ट्रॉनों का तो डाइपोल मूवमेंट, स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एक दूसरे से कैंसिल होगा, एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बचेगा ना, तो इसका नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में 0 नहीं होता। इसीलिए पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का हर एक एटम एक कंप्लीट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये बात हमने लिखी है यहां। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ दीज सब्सटेंसेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑड। इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे मेरे बच्चे, ऑड होते हैं, ठीक है ना, ऑड होंगे। सो द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम due to spin motion do not cancel out to each other, hence their magnetic moment is not zero। क्या कहना चाहता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे ऑड हैं। जैसे हमने कहा ये कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल का एटम है बच्चों, ये तो पहली ऑर्बिट, ये दूसरी ऑर्बिट, ये तीसरी ऑर्बिट एक्सेट्रा। जैसे मान लो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं बच्चों, ठीक है ना, पहली ऑर्बिट में 2,
दूसरी ऑर्बिट में मान लो 3 इलेक्ट्रॉन। तो पहले ध्यान दीजिए मेरी बात पर, इन 2 इलेक्ट्रॉनों का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल और अपोजिट, इसका और इसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल और अपोजिट, कैंसिल हो गए। लेकिन इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल तो नहीं होगा, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बचेगा। तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज नॉट जीरो, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड, जिन सब्सटेंस के एटम और मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड हो बच्चों, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड होने का मतलब समझ गए, जैसे मान लो 5 है तो 4 इलेक्ट्रॉनों का डाइपोल मोमेंट इक्वल और अपोजिट हो जाएगा। इन दोनों का इक्वल और अपोजिट कैंसिल, इन दोनों का इक्वल और अपोजिट कैंसिल, तो एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट तो बचेगा ना। मान लो कम से कम 1 अनपेयर्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बचेगा। तो इन सब्सटेंस का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब हमने इनको नहीं रखा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में इनका डाइपोल मूवमेंट क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। यही लिखा है, इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑड, सो द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम ड्यू टू स्पिन मोशन डू नॉट कैंसिल आउट ईच अदर, हेंस देयर मैग्नेटिक मूवमेंट इज नॉट जीरो। इसीलिए इनका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। सो इट्स ईच एटम, इसी वजह से इनका हर एक एटम बिहेव लाइक ए स्मॉल बार मैग्नेट। किसकी तरह बिहेव करता है, स्मॉल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह, हर एक एटम एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि हर एक एटम का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बचेगा ना। जैसे इस एटम का इधर बच गया, इस एटम का इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है, इसका इस डायरेक्शन में, किसी का किसी डायरेक्शन में, मतलब डिसऑर्डरली अरेंज होते हैं। एक ही डायरेक्शन में सभी का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट नहीं होता। सो इट्स ईच एटम बिहेव लाइक ए स्मॉल बार मैग्नेट, एक स्मॉल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा हर एक एटम। और एटॉमिक मैग्नेट शोज बाय एरो, जहां पर इस एटम का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हर एक एटम का मैंने एरो से शो किया है यहां पर। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब हमने इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा है, देन दीज एटॉमिक मैग्नेट्स, ये जो एटॉमिक मैग्नेट्स हैं, आर रैंडमली ओरिएंटेड, रैंडमली ओरिएंटेड या डिसऑर्डरली ओरिएंटेड, अनियमित डायरेक्शन में है। किसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसी डायरेक्शन में, किसी का किसी डायरेक्शन में, किसी का, तो इसका नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम नेट कितना है, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में सभी का जीरो होगा। इन द एब्सेंस, पूरे सब्सटेंस का नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, लेकिन एक एटम का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। सो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज जीरो ऑफ द मटेरियल्स। नाउ व्हेन दीज सब्सटेंस आर केप्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जब इन सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, जैसे मैंने यहां रख दिया बच्चों, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, इस मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो इसके एटम्स क्या करेंगे, इसके एटम्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, इसके एटम का मैग्नेटिक मूवमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा, और ये सब्सटेंस फीबली मैग्नेटाइज्ड होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना, क्या बेटा। नाउ व्हेन दीज सब्सटेंस आर केप्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, देन दीज एटॉमिक मैग्नेट aligned themselves in the direction of external field, so the substance get magnetized in the same direction, due to which they are feebly attracted by a magnet as shown in figure। जैसा कि फिगर में देख रहे हैं आप, जब इन सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो इन सब्सटेंस के अंदर जो एटम्स हैं, उनका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो डिसऑर्डरली अरेंज था, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही ओरिएंटेड होगा, जिसकी वजह से ये सब्सटेंस फीबली मैग्नेटाइज होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। क्लियर है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, विशेष इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए या फिर आप नोट कर लीजिए। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं दोनों पॉइंट। द स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखिए बच्चों। द स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डायामैग्नेटिक सब्सटेंस
इज नॉट अफेक्टेड बाई टेम्परेचर। डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स स्पिन मोशन करते हैं उनकी स्पिन मोशन टेम्परेचर से इफेक्टेड नहीं होती। सो डायामैग्नेटिज्म इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। डायामैग्नेटिज्म मटेरियल का मैग्नेटिज्म टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता बच्चों। बट पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज a temperature dependent since its magnetization decreases with rise in temperature। डायामैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का टेम्परेचर बढ़ाने पर उनका क्या बेटा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाता है, डिक्रीज होता है। क्लियर है? ठीक है ना मेरे बच्चे, ये दोनों पॉइंट अंडरलाइन कर लो। फिर से मैं बोल रहा हूं, दोनों पॉइंट अंडरलाइन करो। द स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डायामैग्नेटिक सब्सटेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, सो डायामैग्नेटिज्म इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, बट पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स और पैरामैग्नेटिज्म इज टेम्परेचर डिपेंडेंट सिंस इट्स मैग्नेटाइजेशन डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। क्लियर? मैं बात कर रहा हूं बच्चों एक्सप्लेनेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इसकी डोमेन थ्योरी बोल रहा हूं। एक्सप्लेनेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन थ्योरी। डोमेन थ्योरी, ठीक है ना? डोमेन थ्योरी क्या होती है बच्चों? इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डोमेन्स आर फाउंड। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं, जैसे ये कोई रॉड है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, इस रॉड के अंदर कुछ ऐसे क्षेत्र पाए जाते हैं जिनका न तो कोई निश्चित साइज होता है, न इनकी कोई निश्चित शेप होती है। जैसे ये वाला रीजन मैंने कह दिया, इसको डोमेन बोलते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसे क्षेत्र पाए जाते हैं, ऐसे रीजन पाए जाते हैं जिनके अंदर नियर अबाउट 10⁻17 से लेकर के 10⁻21 एटम होते हैं। जैसे इस वाले रीजन में 10⁻17 से लेकर के 10⁻21 एटम तक होंगे, और इस रीजन के अंदर जितने भी एटम होंगे उन सभी का डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा, और इन रीजन्स को बोलते हैं बच्चों हम डोमेन्स। जैसे ये वाला डोमेन, इस डोमेन के अंदर जितने भी एटम हैं उन सभी एटम्स का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो क्षेत्र है, इसी डायरेक्शन में कंप्लीटली मैग्नेटाइज्ड है। इस रीजन में नंबर ऑफ एटम्स लगभग 10⁻17 से लेकर के 10⁻21 एटम तक होते हैं। उन सभी एटम्स का डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है। इन क्षेत्रों को, इन रीजन्स को हम डोमेन्स कहते हैं। जैसे इस डोमेन का डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इस डोमेन का डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, इस डोमेन का डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में। इसका मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की रॉड के अंदर जितने भी डोमेन्स हैं वो कंप्लीटली एक निश्चित डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं, लेकिन ये डोमेन्स का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में कैसे होते हैं, डिसऑर्डरली ओरिएंटेड होते हैं, किसी का किसी डायरेक्शन में, किसी का किसी डायरेक्शन में। इसीलिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की रॉड का नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। अनमैग्नेटाइज्ड रॉड है ये। कैसी है? अनमैग्नेटाइज्ड। अनमैग्नेटाइज्ड का मतलब इस रॉड का नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में क्या होगा, जीरो होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर जितने भी डोमेन्स होंगे उन सभी डोमेन्स का डाइपोल मोमेंट डिसऑर्डरली अरेंज्ड है, अनियमित रूप से अरेंज्ड है। इसीलिए इस रॉड का नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। यही बात लिखी है बच्चों मैंने। इन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस डोमेन्स आर फाउंड। डोमेन्स इज ए स्मॉल रीजन ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैविंग 10⁻17 to 10⁻21 एटम्स। ऐसे रीजन जिसके अंदर नियर अबाउट 10⁻17 से 10⁻21 एटम तक होते हैं, एंड मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ऑल एटम्स ऑफ ए डोमेन।
एक डोमेन के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सभी का मैग्नेटिक मोमेंट आर सेम डायरेक्शन में होगा। एक डोमेन के अंदर जितने भी एटम होंगे उन सभी का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा। हेंस ईच डोमेन इज कंप्लीटली मैग्नेटाइज्ड इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, बट दीज डोमेन्स आर रैंडमली ओरिएंटेड, सो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज जीरो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब हमने इस मटेरियल को, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रॉड को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा, तब इसके अंदर जितने भी डोमेन्स होंगे वो कैसे होंगे? डिसऑर्डरली अरेंज होंगे। इसी वजह से इस रॉड का नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में क्या होगा? जीरो होगा। लेकिन जब हम इस रॉड को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है? इस रॉड के अंदर जो डोमेन्स थे जो डिसऑर्डरली अरेंज थे, उन सभी का डाइपोल मोमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही क्या हो जाएगा? अरेंज हो जाएगा। और इन डोमेन्स का साइज भी क्या हो जाता है बच्चों? चेंज हो जाता है। जिस डोमेन जो मैग्नेटिक फील्ड जिन डोमेन्स पर ज्यादा इफेक्ट डालते हैं उनका साइज तो बढ़ेगा, और जिन पर मैग्नेटिक फील्ड कम प्रभाव डाल रहा है उनका साइज घटेगा। When this substance means फेरोमैग्नेटिक रॉड की बात कर रहा है, अनमैग्नेटाइज्ड फेरोमैग्नेटिक रॉड की बात कर रहा है। When this substance means ferromagnetic substance is kept in external magnetic field, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें हम तो क्या होगा? Then due to change in shape of domains and the orientation and rotation of the domains, these atomic magnets are oriented or aligned in same direction, and its magnetization increases in the same direction of external magnetic field. जब इन सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो इन सब्सटेंस के अंदर जो डोमेन्स हैं, एक तो उनका साइज बदल जाता है और इन सभी डोमेन्स का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किधर? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंटेड होता है, मतलब उसी डायरेक्शन में अरेंज हो जाता है, जिसके वजह से इस रॉड के अंदर एक पावरफुल, एक शक्तिशाली मैग्नेटिज्म जनरेट हो जाता है, पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। क्लियर है ये बात? ये बात क्लियर है? बोलो मेरे बच्चे, ये बात लिखी है, फिर से समझ लो। When this substance means ferromagnetic substance is kept in external magnetizing field, then due to change in the shape of domains and the rotation of domains, these atomic magnets are aligned in same direction and its magnetization increases in the same direction of external magnetic field. If this magnetized rod is heated or hammered, इस मैग्नेटाइज्ड रॉड को अगर हम गर्म कर दें, हीट कर दें, टेम्परेचर इसका बढ़ा दें, या फिर किसी हैमर से क्या कर दें, हम इसकी हैमरिंग कर दें, then these domains become disorderly oriented, तो ये डोमेन्स क्या हो जाएंगे? फिर से डिसऑर्डरली ओरिएंटेड होंगे। hence the rod become demagnetised, रॉड क्या हो जाएगी? डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। फिर से समझ लो बच्चों, सिंपल सी बात बोली है मैंने। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर डोमेन्स पाए जाते हैं। डोमेन एक ऐसे क्षेत्र होते हैं, स्मॉल रीजन होते हैं, जिनके अंदर 10⁻17 से लेकर के 10⁻21 एटम होते हैं, और एक डोमेन के अंदर जितने भी एटम्स हैं सभी एटम्स का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड होता है। हेंस ऑल डोमेन्स इज कंप्लीटली मैग्नेटाइज्ड इन वन डायरेक्शन, but in the absence of external magnetic field, these domains are disorderly arranged. So the net magnetic dipole moment of this rod in the absence of external magnetic field is zero. लेकिन जब इन सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे बच्चे हम, तो इन डोमेन्स का एक तो साइज बदलता है और ये डोमेन का डाइपोल मोमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही क्या हो जाएगा? अरेंज हो जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर एक पावरफुल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्या बेटा, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होते हैं ये सब्सटेंस इन द एब्सेंस, इन द प्रेजेंस, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड होंगे।
अगर इस मैग्नेटाइज्ड रॉड को हम गर्म कर दें, हीट कर दें, या फिर किसी हैमर से इसको क्या कर दें, हैमरिंग कर दें, तो इनके डोमेन्स फिर से क्या हो जाएंगे, डिसऑर्डरली अरेंज्ड, और इस रॉड का मैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वेनिसेस। अगर किसी मैग्नेट को हम गर्म कर दें बच्चों, या फिर किसी हैमर से, हैमर समझते हैं ना, हथौड़े से उसे पीट दें, ठीक है ना, तो उसके डोमेन्स का डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, ये डाइपोल मूवमेंट जो एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। अगर हम इस मैग्नेटाइज्ड रॉड को हम हीट कर दें, या हम इसको हैमर से क्या कर दें, हैमरिंग कर दें, तो इसके जो डोमेन्स है ना, फिर से इस तरह से डिसऑर्डरली अरेंज हो जाएंगे, और ये जो मैग्नेटाइज्ड रॉड थी, इसको गर्म कर देने से ये फिर से क्या हो जाएगी, डीमैग्नेटाइज हो जाएगी। ये बात क्लियर है। मैं बच्चों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कल एक्सप्लेन करूंगा, मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आएगा बच्चों वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और हिस्टैरिसीस कर्व, ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को आप सुने ठीक से, ठीक है, और इसे नोट कर लें और इसे रिवाइज कर लें।